नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली वासियों के लिए एक जरूरी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए अब GRAP को लागू किया जा रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं को रोका जा सके। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से दिल्ली NCR में वैध PUC न होने पर 10,000 के चालान काटे जाएंगे। अगर आपने भी अपनी गाड़ी का प्रदूषण जांच नहीं कराया है या आपके पास वैलिड PUC नहीं है तो इस हफ्ते भर में बनवा लें। ट्रांसपोर्ट विभाग के जॉइंट कमिश्नर नवलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वैध PUC न होने पर 10,000 के चालान काटे जाएंगे। वहीं लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर 15 दिनों के अंदर गाड़ी की पॉल्यूशन जांच नहीं कराते तो उनके 10,000 रुपए चालान काटे जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अभी तक स्क्रैप नहीं करवाई हैं तो ऐसी गाड़ियों को भी सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर ऐसी गाड़ियां सार्वजनिक पार्किंग में खड़ी मिलती हैं तो उसे वहां से उठाकर स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए एक जरूरी खबर है, जहां पर दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए अब GRAP को लागू किया जा रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं को रोका जा सके। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से दिल्ली NCR में वैध PUC न होने पर 10,000 के चालान काटे जाएंगे। अगर आपने भी अपनी गाड़ी का प्रदूषण का जांच नहीं कराया है या आपके पास वैलिड PUC नहीं है तो हफ्ते भर में इसे बनवा लीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग के जॉइंट कमिश्नर नवलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि वैध PUC न होने पर 10,000 तक का चालान काटा जाएगा। वहीं लोगों को चेतावनी भी दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए GRAP जो है ये लागू किया जाएगा, ये प्लान जो है लागू किया जाएगा। एक बार इस प्लान को लेकर पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए बिल्कुल कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कहते हैं ट्रांसपोर्ट विभाग की, तो ट्रांसपोर्ट विभाग के जो ज्वाइंट कमिश्नर है नवलेंद्र कुमार, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगातार दिल्ली जो कहते हैं ट्रांसपोर्ट विभाग है वो कहीं ना कहीं कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से अब 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा कि जो लोग पॉल्यूशन चेक नहीं करवाते, यानी गाड़ियों का अगर पॉल्यूशन चेक नहीं करवाया है तो उनके लिए चेतावनी भी दी गई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना गाड़ियों का पॉल्यूशन जो है वो चेक करवा ले। यानी उनका अगर PUC नहीं होता है तो उनके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और ये जो है वो 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर से पहले का जो समय है वो लगभग कहीं ना कहीं जनता के लिए है, और जनता कहीं ना कहीं गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है उसको, गाड़ियों को जो प्रक्रिया है वो अपनाए और पॉल्यूशन जो है यानी सर्टिफिकेट जो है पॉल्यूशन का वो अपने पास रखे, ताकि वो 10,000 रुपए के जुर्माने से बच सके। अगर पॉल्यूशन नहीं करवाया गया है तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं और 10,000 रुपए भारी जुर्माना भी दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली NCR के अंदर जो कोशिशें की जाती है वो देखना होगा कितनी कारगर हो पाती है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, अगर जिस तरीके से वैलिड PUC की बात अगर की जा रही है, अगर वैलिड PUC नहीं होता तो चालान काटने के अलावा और क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट विभाग की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा, अगर फिर भी अगर लोग बाग नहीं मानते हैं तो उनकी गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। और 10 साल जो पुरानी डीजल गाड़ियां हैं उनके लिए भी कहा गया है कि उनको कहीं ना कहीं स्क्रैप में डाला जाए। अगर पुरानी गाड़ी हो चुकी है, अगर पुरानी नहीं है तो उनका भी पॉल्यूशन किया जाए, यानी कि PUC करवाया जाए। पेट्रोल गाड़ियों की बात करें तो पेट्रोल गाड़ियां भी जिन्होंने अभी तक स्क्रैप में नहीं दी है उनके लिए भी कहीं ना कहीं चेतावनी दी गई है। पार्किंगों के अंदर जो गाड़ियां पुरानी गाड़ी खड़ी है उनके लिए भी चेतावनी दी गई है कि वो भी गाड़ियों को उठाकर स्क्रैप न दे, नहीं तो उनको उठाकर पुलिस के द्वारा उनको स्क्रैप में दिया जाएगा। मगर उनका जो कहते हैं जुर्माना है वो भी उनसे वसूला जाएगा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और इसी को लेकर दिवाली फेस्टिवल भी आता नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार ने दिल्ली NCR के अंदर पटाखों पर भी बैन लगा दिया ताकि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो घटता हुआ नजर आए। जी राजीव, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जहां एक तरफ GRAP प्लान तो तैयार किया जा रहा है, इसके अलावा और क्या क्या ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा भी कोशिशें की जा रही हैं और दिल्ली सरकार भी इस अपना योगदान देती हुई नजर आ रही है। बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए पर्याप्त कोशिशें की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ कहीं ना कहीं लोगों का रुझान की तरफ उसकी तरफ लेके जाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी जो 10 साल डीजल पुरानी गाड़ियां हैं उनको भी स्क्रैप में दिया जा रहा है, या फिर कहे 15 साल जो पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं उनको भी हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आया जा रहा है। तो लगातार उसको कम करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, ट्रांसपोर्ट विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है, मगर फिर भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें, अब दिवाली का फेस्टिवल भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसको लेकर भी अब दिल्ली सरकार ने भी एक और पहल की गई है कि दिल्ली के अंदर जो पटाखों पर बैन लगाया गया भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर घटता हुआ नजर आएगा। मगर कहीं ना कहीं व्यापारी जो है जिनके लिए पटाखों पर बैन लगाया गया, जो पूरे साल इंतजार करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं राहत पाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के नियमों का पालन जरूर करना होगा। देखना होगा जो पीयूसी की बात की जा रही है, गाड़ियों के पीयूसी की, कि वो किस तरीके से की जाती है और उसके लिए जो अभी एक हफ्ते का समय दिया गया है, अगर उसके अंदर अगर गाड़ियों का पॉल्यूशन चेक नहीं करवाया जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है और कहीं ना कहीं जनता के ऊपर बाहर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग पॉल्यूशन नहीं चेक करवाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं 10,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर 10,000 रुपए का जुर्माने से बचना है तो कहीं ना कहीं गाड़ियों का पीयूसी जरूर कराना होगा। जी राजीव, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से अगर प्रदूषण की बात कर ली जाए तो राजधानी में इस वक्त प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए बिल्कुल बता जी, यहाँ पर बात करें कैसे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की, तो बिल्कुल लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आउटर दिल्ली की बात करें, बवाना की बात करें, या फिर रोहिणी की बात करें, या फिर आश्रम की बात करें, या फिर और जगहों की बात करें, यहाँ पर लगातार पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बार बार इसको लेकर दिल्ली सरकार भी और कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों के साथ साथ कहीं ना कहीं बैठकें की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो कम किया जाए। मगर जिस तरीके से अब दोबारा से पहल की जा रही है, क्योंकि यही पहल जो है वो पहले भी की जा चुकी थी और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश जो थी वो कारगर होती नजर आई। मगर आप देखना होगा कि पॉल्यूशन को लेकर यानी पीओसी को लेकर फिर दोबारा से जो कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है, जिन लोगों ने अभी तक गाड़ियों के पीओसी नहीं कराई है यानी कि पॉल्यूशन चेक नहीं करवाया, उनके लिए भी कहीं ना कहीं टैक्स दिया जा रहा है, ताकि किसी को भी ये मौका ना मिले कि आपने पॉल्यूशन के लिए एकदम से अनाउंस कर दिया और जनता के पास समय नहीं था। मगर यहाँ पर एक हफ्ते का समय जरूर दिया गया है ताकि उसके अंदर पॉल्यूशन जो है वो चेक करा लिया जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 10,000 रुपए का जुर्माना रखा गया है, ताकि वो भारी जुर्माना इसलिए रखा गया है ताकि जनता जो है वो अपनी गाड़ियों का पॉल्यूशन जो है वो समय पर पीयूसी चेक करवा के रखे। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बुधवार को कैंग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के पटल पर रखी गई। रिपोर्ट में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जमीनों की खरीद के लिए भुगतान में गड़बड़ी सामने आई और साथ ही वन विभाग के जेसीबी की जगह मोपेड से गड्ढे खुदवाने के मामले पर भी कैंग में पेमेंट के बिल वाउचर की जांच की बात लिखी है। और साथ ही इस रिपोर्ट में लखनऊ के चक गंजीरिया फॉर्म में बने उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट के निर्माण कार्यों में हुए खर्च पर भी सवाल उठाए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैंग की रिपोर्ट में साल 2016 से 2019 तक में हुए कार्यों को गड़बड़ी का जिक्र भी इसमें किया गया है। और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में फास्टैग और वन विभाग में पौधारोपण में हुए घपलों की भी पूरी कहानी इस कैंग रिपोर्ट में शामिल है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितिन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितिन, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अगर कल की बात कर ली जाए तो कल यूपी विधानसभा के पटल पर कैंग की रिपोर्ट पेश की गई, तो इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें पेश की गई, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र मानसून के दौरान जो कैग की रिपोर्ट है वो पटल पे रखी गई। उस पटल में सपा सरकार में बने आगरा एक्सप्रेसवे की बात की जाए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात की जाए और साथ ही साथ तमाम कैंसर इंस्टीट्यूट है उन सब की जांच की बात कही गई है। और कहा गया है कि
आगरा एक्सप्रेसवे में जमीन खरीदारी के लिए भुगतान में गड़बड़ी सामने आई है और कहीं न कहीं साथ ही वन विभाग में जेसीबी की जगह मोपेड से गड्ढा खोदने के लिए मामले में जांच में कैग रिपोर्ट में बिल वाउचर की जांच की बात लिखी है और साथ ही रिपोर्ट में लखनऊ के चक गजरिया फार्म में जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना है उस कैंसर इंस्टीट्यूट के निर्माण कार्यों में खर्च पर सवाल उठाए गए हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत पे नियंत्रक अभिलेखा परीक्षक यानी कैग रिपोर्ट में लगभग 2016 से लेकर 2019 तक हुए कामों की गड़बड़ी को जिक्र किया गया है और उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन निगम के फास्टैग वन विभाग के पौधारोपण हुए घपलों की कहानी भी इसमें कहीं न कहीं कैग रिपोर्ट में लिखी गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए दरों में जो जमीन खरीदी गई उसमें कहा गया है कि इसमें घोटाला हुआ है और सपा सरकार में बने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की जमीन खरीदारी में 10 से ज्यादा जो जमीन थी जो उसके जिस रेट में तय हुआ था उससे ज्यादा खरीदी गई। लगभग 3.65 करोड़ रुपए की भुगतान किया गया है। कन्नौज के पास बात की जाए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस निर्माण के लिए दी गई थी। कैब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस मामले में सरल उस समय मौजूदा सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं सिफारिश की गई थी कि 1.37 करोड़ रुपए की इस घपले में दोषी अफसरों के खिलाफ समय और उचित कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ बात की जाए तो कैग रिपोर्ट के अनुसार 16 से 17 से और 18 से 19 और 20 वन विभाग में पौधारोपण, गड्ढे खोदने, मिट्टी के काम, पर्यावरण संरक्षण और कार्यों के लिए कलेक्टर जेसीबी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ट्रैक्टर व जेसीबी के नाम पर सिर्फ वाहनों में नंबर दर्ज कराए गए हैं और वह जांच मोटरसाइकिल और जीप के मोपेड से माध्यम से कराई गई है और जो खुदाई की गई थी वो जीप के माध्यम से की गई थी, जो ढुलाई की गई थी वो जीप के माध्यम से की गई थी। लखनऊ बने कैंसर इंस्टीट्यूट के भुगतान के लिए भी गड़बड़ी कहा गया है उसमें कैग रिपोर्ट में और निर्माण निगम में लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजनाओं को लागू करने के लिए काफी देरी से परियोजना के 64.60 करोड़ रुपए की आर्थिक खर्च हुआ है। तो एक पूरा कैग रिपोर्ट भी कहा जा सकता है कि समाजवादी सरकार में जो विकास कार्य हुए, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट का है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं घोटाले की बात कही गई। जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि कैग रिपोर्ट जो पेश की गई उसमें तमाम तरीके के कार्यों में घोटालेबाजी जो है इसमें हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो अभी तक जो कैग की रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कितना नुकसान होने की बात कही गई है कि जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं तो कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? देखिए, हर चीज का अलग अलग कहा गया है। जमीन खरीद फरोख्त को बात अलग कही गई है, पौधारोपण के लिए जेसीबी और उसका बिल लगा है लेकिन सिर्फ नंबर थे वो उनके माध्यम से नहीं की गई। तो हर खर्चे के अलग अलग जो वो बताया गया है, करोड़ों रुपए का घोटाला बताया जाए जो कैग रिपोर्ट पटल पे रखी गई है और कहीं ना कहीं मौजूदा राज्य सरकार ने सवाल उठा दिए हैं कैग रिपोर्ट में कि आखिरकार ये इतना बड़ा जो 10 से ज्यादा जमीन खरीदी गई है कन्नौज के आसपास, लखनऊ के चक गजरिया फार्म में जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना है उसमें कहीं ना कहीं जो खर्च हुआ है उसमें गड़बड़ी कही गई है, जिसको बनाने में जो खर्च हुआ उसमें गड़बड़ी की गई, पौधारोपण में गड़बड़ी कही गई है। तो पूरा एक खाका तैयार कर रखा है। जो कैग रिपोर्ट पटल पे रखी है उसमें कहीं ना कहीं जांच की बात कही गई है। जितेंद्र, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से रिपोर्ट पेश हुई तो इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई या कोई संशोधन की बात भी इसमें की गई है? जिस तरीके से तमाम चीजें जो है विधानसभा परिषद के पटल पर रखी गई तो उसके बाद कोई कार्रवाई की बात यहाँ पर की गई है, कोई संशोधन की बात इसमें की गई है? कल रखी गई है क्योंकि कल जो सत्र था वो केवल महिलाओं के लिए था, महिला विधायक थी उनके लिए पूरा सत्र रखा गया था पूरा वेट, और कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि इस पर कुछ जांच के लिए कहा जाए, उस पर संशोधन में कहा जाए और उस पर कहीं ना कहीं और जो बातचीत सदन में हो सकती है वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कहा जा सकता है कि अब जो सपा सरकार में काम हुए थे उन पर एक सवालिया निशाना खड़ा हो गया है। नितिन, वही अगर आज की बात कर ले तो आज क्या कुछ अहम रह सकता है? देखिए, आज अंतिम दिन है और कहीं ना कहीं सत्र के अंतिम दिन हालांकि जो प्रस्ताव थे सरकार ने रख दिए, अब प्रस्ताव के बाद आज पे बातचीत होगी, धन्यवाद ज्ञापन होगा, उसके बाद जो कार्रवाई है विधिक कार्रवाई वो कहीं ना कहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं उससे पहले बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का एक 11 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल दल वो आज कहीं ना कहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने जा रहा है, क्योंकि जब कैंडल मार्च निकाला जा रहा था समाजवादी पार्टी से सदन की ओर, पहले दिन जब सदन शुरू हुआ था तो उन 11 विधायकों को रोका गया था और उसी को लेकर भी आज से मुलाकात कर सकते हैं
और विधायक लगभग 10:15 पर राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें कही जा रही कि विधायक को एक विधानसभा जाने से नहीं रोका जा सकता, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है आज अनिलबेन पटेल से मुलाकात होगी समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल की। तो चलिए जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने तमिलनाडु, केरल समेत 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की टेरर ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई पर एनआईए के छापे को लेकर एनएसए गृह सचिव, डीजी एनआईए सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में एनआईए और एटीएस और ईडी की छापेमारी हुई है। एक बार इनकी छापेमारी को लेकर पूरी अपडेट। बिल्कुल निशा जी, टेरर फंडिंग को लेकर महाराष्ट्र के 5 ठिकानों पर छापेमारी, एनआईए, ईडी और एटीएस की छापेमारी हुई है, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह सभी पीएफआई संगठन से जुड़े हुए हैं। पीएफआई संगठन लगातार देश में देश विरोधी गतिविधियों को चलाता है, इस तरह के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई है। जानकारी यह भी है कि आज भी पूरे दिन यह छापेमारी जारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एनआईए और एटीएस को एक के बाद एक जो है जानकारियां मिल रही थी कि तमाम संगठन जो है टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इस तरह के आरोप के बाद लगातार यह छापेमारी की गई है। फिलहाल यह महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में छापेमारी की गई है, जिनमें अब तक 106 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख तमिलनाडु और केरल है। खासकर महाराष्ट्र में जो गिरफ्तारी हुई है वह पीएफआई के कई बड़े संगठन के लोग हैं, जो पदाधिकारी है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से तमाम दस्तावेज और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं, जिसकी जांच एनआईए आज करेगी। सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से, तो महाराष्ट्र में जिन 5 स्थानों पर छापेमारी की गई है वहां से क्या क्या चीजें अभी तक बरामद कर ली गई हैं? बिल्कुल निशा जी, महाराष्ट्र के विदर्भ में छापेमारी की गई है, जहां पर यह जानकारी मिली है। खासकर मुंबई से सटे जो मुमरा इलाके है वहां पे भी छापेमारी की गई है, जहां पीएफआई के तमाम संगठन रहते हैं और वहां से दफ्तर चलाते हैं। इसी दफ्तर के जरिए लोगों को जो है आगाह करते हैं। खासकर इनका संगठन जो है कहीं न कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इस तरह के आरोप लगे हैं। फिलहाल सरकार विरोधी तमाम नारेबाजी ये लोग करते हैं और सरकार विरोधी सोशल मीडिया पर जो है मैसेजेस वायरल करते हैं, इस तरह की जानकारी है। फिलहाल इनके दफ्तर से लैपटॉप, मोबाइल सहित तमाम चीजें जब्त की गई है और 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से 5 ठिकानों पर जो है मुंबई में छापेमारी की गई है, इस दौरान किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किन किन लोगों का इस पूरी छापेमारी में जो है नाम शामिल किया गया है? देखिए, नाम का खुलासा अभी एनआईए और एटीएस ने नहीं किया है, लेकिन जानकारी है कि 20 लोगों का जो है नाम इसमें शामिल है, जिनमें कल ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जिन्हें 5 दिन तक एनआईए कस्टडी में रखने का आदेश मिला है और बाकी लोगों की जो है पूछताछ अभी जारी है। जानकारी है कि पीएफआई की तरफ से आज पूरे दिन का जो है विरोध प्रदर्शन रखा गया है, क्योंकि एनआईए, एटीएस और ईडी ने जिस तरह से लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ पूरे देश में कार्रवाई की है, उसके विरोध में आज
पीएफआई की तरफ से बड़ा आंदोलन और पूरे दिन का आंदोलन रखा गया है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह आंदोलन किया जाएगा पूरे देश में। लेकिन एनआईए, एटीएस और ईडी के अलावा मुंबई पुलिस की भी संलिप्तता इसमें देखी जा रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार मुंबई पुलिस सतर्क है और जहां भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा वहां मुंबई पुलिस जो है पूरी कोशिश करेगी कि इस तरह का जो है गतिविधियों को रोका जाए। चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 47 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चेहरे तय कर लिए हैं और आपको बता दें कि वर्तमान में विधायकों, राष्ट्रीय सचिवों और पूर्व मंत्रियों सहित वरिष्ठ नेताओं को टिकट देने का प्रस्ताव कर लिया गया है और अब सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव कमेटी को अंतिम मंजूरी के लिए सूची भेजी जाएगी। बुधवार दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली और शेष 21 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करने के लिए 27 सितंबर को दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संभावित है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि 26 सितंबर को कांग्रेस पहले नवरात्र के अवसर पर प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर सकती है और बुधवार दोपहर 3 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई और रात करीब 9 बजे तक ये बैठक चली और कांग्रेस की राज्य चुनाव कमेटी की ओर जिन 38 विधानसभा क्षेत्रों के दावेदारों के एक नाम भी भेजे गए थे, जिसे लेकर अधिक चर्चा नहीं हुई। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अब हिमाचल में काफी नजदीक हैं, तो उसे देखते हुए अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 47 विधानसभा सीटों पर जो चेहरे हैं वो तय कर दिए हैं कि कौन से चेहरे कहां पर उतारे जाएंगे। तो इसके लिए कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में की गई, जहां पर इन तमाम बातों पर चर्चा की गई। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं हिमाचल में चुनाव जो है काफी नजदीक है, तो इसे देखते हुए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 47 विधानसभा क्षेत्रों में जो है चेहरे जो है तय कर लिए हैं। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, पिछले दिनों जो है स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो दिल्ली में हुई थी कांग्रेस कार्यालय में, तो वहाँ पे जो है 47 नामों पे लगभग सहमति बन चुकी है। इसमें जो वर्तमान विधायक है, राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं और जो वरिष्ठ नेता है, उनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। और इसके बाद जो है सोनिया गांधी की जो अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव कमेटी है, उनको जो है ये लिस्ट अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। इसके अलावा जो कुछ जो सीट रह गई हैं उनमें, जिसमें एक से ज्यादा नाम है, जिसमें 2 से लेकर 5 नाम है, कईयों में 10 तक के नाम है। तो ऐसे जो पैनल है उनपे जो बोला जा रहा है, जो अगली बैठक होगी 27 सितंबर को कहा जा रहा है कि अगली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उन पर जो है सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, नामों को कम करने की कोशिश की जाएगी और जो आगामी जो लिस्ट है, जो पहली लिस्ट है कांग्रेस की जो विधानसभा उम्मीदवारों की, वो जो है नवरात्रों की पहले सप्ताह में निकल सकती है। नवरात्रों में सूची जो जारी कर सकती है कांग्रेस अपनी जो पहली है 47 जो विधानसभा क्षेत्र है उनके लिए जो है पहली सूची जारी कर सकती है। और इसके अलावा जो अन्य जो सीटों पर रह गए हैं उनमें क्योंकि दावेदार अधिक है तो उसमें सहमति नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य है 27 सितंबर को बैठेंगे और उस पर जो है सहमति जताने की कोशिश करेंगे, नामों को कम करने की कोशिश करेंगे। जी टीना जी, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से 47 विधानसभाओं में जो है चेहरे जो है तय कर दिए गए हैं, तो इसी कड़ी में जो चेहरे तय किए गए हैं, कितनी टक्कर चुनाव में दे सकते हैं? जी देखिए, इसमें जो देखने वाली बात है वो यही है कि जो वर्तमान में जो विधायक है उनको ही कांग्रेस ने टिकट दिया। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व में राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस उन पर दांव खेल रही है क्योंकि माना जा रहा है कि वो लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काफी सक्रिय है, काफी जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और जो उनको जो चेहरा माना जा रहा है, सशक्त चेहरा कांग्रेस उनको मान के चल रही है कि वो जीत की संभावना है उनमें दूसरे उम्मीदवारों से काफी अधिक है और उनको जो है जनता भी मानती है क्योंकि बड़ा चेहरा वो रह चुके हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस की जीत का दारोमदार है इन चेहरों पर रहने वाला है क्योंकि ये जो पहली लिस्ट जो जारी होनी है 47 जो सीटें हैं इन पर कांग्रेस अगर मान के चले कि जो वर्तमान विधायक है और उनके ऊपर और जो पहले मंत्री रह चुके जो बड़े चेहरे हैं
उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है। और इसको लेकर जो है कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है कि जो वो लोग हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काफी लोगों के बीच आके काम कर रहे हैं, जनता से वो रूबरू है, जनता के बीच वो लगातार 5 सालों से सक्रिय है। तो ऐसे में कांग्रेस ने इन्हीं चेहरों पर दाव खेलने की जो है वो एक दाव खेलने की कोशिश की है। और माना जा रहा है कि ये जो चेहरे हैं कांग्रेस काफी सशक्त मान के चल रही है इनको, क्योंकि ये सत्ता में वापस लाने के लिए कांग्रेस को एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी टीना जी, वहीं बात कर ले, अगर 27 सितंबर की बात कर ले तो 27 सितंबर को फिर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो है बैठक होने वाली है। तो इस बैठक में किन मुद्दों किन चीजों पे ज्यादा चर्चा की जाएगी, किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, एक बार इसे लेकर भी पूरी अपडेट। जी देखिए, अभी तक जो ये जो सीट्स रह गई हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो कुछ सीट्स रह गई हैं उन पर जो है चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये वो वाली सीट्स हैं जिनमें 5 से लेकर 10 तक दावेदारों ने अपने नाम दिए हैं। और ये वो दावेदार हैं जो काफी जो सारे जो दावेदार हैं सशक्त है, अच्छे वो उसमें पोजीशन में है इस वक्त। तो ऐसे में कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और वो मान के चल रही है कि इन चेहरों के ऊपर जो सहमति बनेगी वो सबकी बननी चाहिए, क्योंकि अगर सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसे में जो कांग्रेस है उसके सामने बगावत का जो रास्ता है वो खुल सकता है और जो लोग है अंतरकला है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस काफी फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि जो वर्तमान में विधायक है उनके खिलाफ भी लोगों ने जो है आवेदन कर रखे थे और कहा था कि हम लोग भी सशक्त हैं और हमें भी मौका दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस काफी जो ये 27 तारीख को जो बैठक होनी है इसमें कांग्रेस की कोशिश यही रहने वाली है कि जो ये नाम है इनके ऊपर सहमति जुटाई जाए, सबका जो एक जो चेहरा वो चुनेंगे तो वो सबकी सहमति से हो और सब उस चेहरे को माने। ऐसा ना हो कि जो वो चेहरा चुने उसके खिलाफ जो है 10 लोग और खड़े हो जाएं, क्योंकि शिमला शहरी की अगर हम बात करें तो शिमला शहरी में जो जिन नामों को पैनल में नहीं लिया गया था तो ऐसे जो लोग हैं वो अभी मीटिंग करना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने अभी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो पहली लिस्ट कांग्रेस जारी करेगी उसके बाद देखने में आएगा कि जो लोग बगावत के लिए कह रहे हैं या बगावत करने वाले हैं तो उनके साथ कांग्रेस कैसे निपटेगी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अपने ही अंदर पार्टी के अंदर एक बगावत और अंतरकलह से जूझने की रही है। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वच्छ भारत मिशन ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर पूरे देश में अपना डंका बजाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला और वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर रहा है। ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है और प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में पुरस्कृत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पुरस्कारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन की राज्य टीम को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन के हर साल अच्छा काम कर रहा है और इन अच्छे कामों की बदौलत प्रदेश को प्रतिवर्ष शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य की स्वच्छ भारत मिशन टीम अपने अच्छे कार्यों को आगे भी जारी रखेगी और छत्तीसगढ़ देश के सबसे साफ सुथरे राज्यों में शुमार रहेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता को लेकर पूरे देश भर में अपना डंका बजाया हुआ है और उसी कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब राज्य को जो पुरस्कार है वो भी मिलने जा रहा है। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से जो भारत मिशन ग्रामीण के जो पुरस्कार है उसको लेकर के काफी उत्साहजनक है और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काफी गर्व की बात है और खास तौर से जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की सराहना करे तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत मिशन की जो स्वच्छता भारत मिशन में एक नया कदम रखने की जो तैयारी थी और इसमें सफलता हासिल करने की जो लगाम थी, इसमें प्रशासन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। इसके अलावा पंचायत के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, उनको भी बधाई देते हुए भूपेश बघेल ने सराहना की है। इसके अलावा जो पंचायत है, खासतौर से पंचायत सचिव की जो कार्यशैली है उसके ऊपर भी सबसे बड़ा एक विकल्प निकल करके सामने आया है और सबसे बड़े हकदार अगर
को माना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, तो पंचायत के सचिव हैं जिनकी ओर से ही ये सफलता हासिल की गई है। और ये 4 जो अवार्ड है वो पंचायत सचिव लोगों को ही समर्पित किया गया है। कारण यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से ओडीएफ को लेकर के मामले जो सामने आ रहे थे, लोगों के अंदर जो बनवाने की जो मनोबल बढ़ाने वाली जो बात सामने आ रही थी, इससे ज्यादा जद्दोजहद चाहे गाली हो, चाहे मार हो, चाहे अवार्डेड की जैसी बात आती है तो सबसे सर्वप्रथम पंचायत सचिव लोगों को ही पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन यहाँ एक हिसाब ये भी देखने को मिल रहा है कि जो मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से मेहनत किया जा रहा है उसमें ओडीएफ तो हो गया है, लेकिन वास्तविकता में धरातल में जिस पद्धति के साथ में उतरना चाहिए और जो अवार्ड मिलने चाहिए, इससे बेहतर अवार्ड मिलने की जो प्राथमिकता है उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बोला है कि हमको अगर 6 से 7 अवार्ड मिलता वो ज्यादा प्रोत्साहित करता। अगर 4 ही अवार्ड मिला है इससे भी हम संतुष्ट हैं, लेकिन केंद्र सरकार को अभी तक अब तक के दोहरी राजनीति इसमें भी दिखा रही है करके सीधा सीधा आरोप भी लगाए हैं। कारण यही माना जा रहा है इसमें कि जो ओडीएफ के तहत जो अवार्ड मिलना चाहिए था, चाहे दुर्ग को मिला या फिर बालोद को मिला, उस क्षेत्र के अलावा रायपुर की अगर बात की जाए, रायपुर भी सर्वेक्षण के क्षेत्र में सबसे अग्रिम रहा है, लेकिन अब तक के रायपुर को भी अवार्ड नहीं मिला है। इससे सबसे ज्यादा नाराजगी दिखाई जा रही है। जी अखिलेश, वहीं अगर बात कर ली जाए स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अगर बात कर ली जाए तो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या क्या कदम जो है उठाए जा रहे हैं? अगर कदम की बात की जाए तो सर्वप्रथम लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे प्राथमिकता की जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ घोर नक्सली क्षेत्र में आता है, उनको मोटिवेट करना, नक्सल क्षेत्र जाना, उसके बाद फिर जंगली क्षेत्र में जा करके खासतौर से आदिवासियों को कन्विंस करना, ये सबसे बड़ी कठिन चुनौती रहा है। लेकिन अब ये भी बात निकल करके सामने आ रही है, आखिर इस चुनौती को किस तरीके से स्वीकार किया जा सकता है और क्या विकल्प निकाल करके आदिवासी क्षेत्र और नक्सल क्षेत्र में भी पूर्व सर्वेक्षण और जो ग्रामीण स्वच्छता अभियान है उसके तहत किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, ये चुनौतीपूर्ण रही है। लेकिन इसमें सर्वप्रथम बात ये की जाए कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से जो स्वच्छता के पैखाने हैं उसको बनाने जाने चाहिए और इसके अलावा जो अवार्ड मिले हैं उसकी अगर बात की जाए तो क्या किस तरीके से जो शौचालय के निर्माण हो, चाहे स्वच्छता को लेकर की बात की जाए तो इसमें पंचायत सचिव के जो वर्ग हैं वो सबसे अहम भूमिका निभाए हैं। तो एक अगला कदम जो रहेगा वो अवार्ड की तरफ ना झुक करके सीधा सीधा जो धरातल की जो किस्से हैं और धरातल में किस तरीके से बनाया जा सकता है उसके ऊपर सर्वप्रथम फोकस किया जा रहा है। अखिलेश, जिस तरीके से अगर स्वच्छता की बात करें तो एक अहम मुद्दा जो निकल कर बाहर आता है वो होता है शौचालय का। तो ऐसे में कितने शौचालय इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, क्योंकि शौचालय का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखना है तो इसके लिए शौचालय का होना बहुत जरूरत है। तो वहीं अगर बात कर ली जाए तो इस समय पर छत्तीसगढ़ में कितने शौचालय जो है बने हुए हैं? देखो, छत्तीसगढ़ की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 2.5 करोड़ आंकी जा रही है, लेकिन यहाँ अगर स्वच्छता को लेकर के अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 करोड़ तो यहाँ 1.5 से 2 करोड़ जो बननी चाहिए जो स्वच्छता की वो लेकर के जा रहे थे। और यहाँ जो शौचालय बनने की जो ओडीएफ निकल करके सामने आया है वो निश्चित तौर पे बन गया है। लेकिन सबसे घोर नक्सली क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि महिलाएं जो हैं वो बाहर जा रही हैं और जो उम्मीद लगा करके जो बैठे हुए थे स्वच्छता की ओर जो ध्यान देने वाले जो पंचायत सचिव है वो लगातार मोटिवेट भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण पंचायत सचिवों को मिल रहा है और पंचायत सचिव के जो स्तर के जो काम होने चाहिए जो सीधा सीधा सौंप देते, कलेक्टर सीधा आदेशित करता है और आदेश के बाद पंचायत सचिव को जूझना पड़ता है। लेकिन यहाँ अब तक की अगर बात की जाए जो शौचालय बनाने को लेकर के तो अब भी छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है और आने वाले कल में ये भी आश्वस्त करने की बात की जा रही है, क्योंकि स्वच्छता को लेकर के और शौचालय को लेकर के लगातार भाजपा की जो सरकार है वो लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती भी नजर आ रही है। तो इसमें कई ऐसे तथ्य भी निकल करके सामने आ रहे हैं कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों ऐसा कारण है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद भी शौचालय नहीं बन पाए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ करके सामने आ रहा है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली से लौटते ही गुरुवार को राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई और सीएम के सचिवालय पहुंचते ही भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी देहरादून पहुंच गए और उन्होंने सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी से लंबी बातचीत की और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बंद कमरे में हुई इस बैठक को लेकर राजनीतिक
हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि इस दौरान यूके SSSC भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर चर्चा हुई और विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का प्रकरण को भी लेकर चर्चा हुई। और विदित है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में धांधली व विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की वजह से राज्य के युवा खासे आक्रोशित हैं। लोगों के विरोध को देखते हुए विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच कराई जा रही है। हाल ही में भाजपा के नेताओं की लगातार दिल्ली दौरे के बाद से चर्चा आम है कि पार्टी मंत्रिमंडल से कुछ चेहरों को हटा सकती है और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किए जाने के कयास भी जोरों पर है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड की, अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद जो है अब सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। तारिक, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि दिल्ली दौरे से लौटने के बाद से ही जो है उत्तराखंड में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। और आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी मंत्रिमंडल से कुछ बड़े चेहरों को हटा सकती है। और दिल्ली दौरे से लौटने के बाद जो सियासी हलचल तेज हुई है, उसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से भी मुलाकात की है और तमाम बातें उनके साथ भी की गई हैं। और इस दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी मंत्रिमंडल से कुछ चेहरों को इस बीच हटा सकती है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली से लौटते ही गुरुवार को राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। सीएम के सचिवालय पहुंचते ही भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी देहरादून पहुंच गए हैं और उन्होंने सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी से लंबी बातचीत की है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। बंद कमरे में हुई इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें इस दौरान यूके SSSC भर्तियों में गड़बड़ियों को लेकर चर्चा हुई है और विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का प्रकरण को लेकर भी चर्चा हुई है। तो इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ली जाए दिल्ली दौरे पर जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी थे और जब से वो दिल्ली दौरे से लौटे हैं तब उसी के बाद से जो सियासी गलियारे हैं वहां पर हलचल जो है काफी तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले तो पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा, उसके बाद वहां से लौटने के बाद कल ही देर रात सचिवालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, इसके अलावा महेंद्र भट्ट और उसके अलावा संगठन मंत्री अजय कुमार जी के साथ बैठक कई मायने निकाल रही है। इसके अलावा आपको बताऊं इस बैठक में 3 विधायक भी शामिल हुए हैं, जिनमें एक दिलीप सिंह रावत हैं जो लैंसडाउन से विधायक हैं, दूसरे रेणु बिष्ट हैं जो यमकेश्वर से विधायक है और तीसरे अरविंद पांडे हैं जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अब हाल फिलहाल में जो है गदरपुर से वो विधायक हैं। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं जो मंत्री जो धामी कैबिनेट में 3 पद है उन्हें भरा जा सकता है, क्योंकि 3 विधायकों ने कल इस बैठक में हिस्सा लिया है। मैं आपको बता दूं इन तीनों का नाम पहले ही सामने आ रहा था कि इन 3 लोगों को जो है कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को कैबिनेट विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मैं दूसरी तरफ आपको बताऊं प्रदेश में इस वक्त जो है कई घोटाले हुए, जैसे यूके SSSC का घोटाला हुआ, विधानसभा बैकडोर भर्ती का घोटाला हुआ, इसके अलावा दरोगा भर्ती का घोटाला हुआ। तो बिल्कुल साफ तौर पर माना यह भी जा रहा है कि होना हो इन्हीं घोटालों को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि विधानसभा भर्ती में जो घोटाला हुआ इससे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो प्रेमचंद्र अग्रवाल थे जो वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं। तो कई तरीके के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल में फेरबदल करना, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में विस्तार करना और तीसरी तरफ घोटालों पर चर्चा करना, यानी तीनों कारण यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जी तारिक, वहीं अगर बात कर ली जाए सूत्रों के अनुसार ये भी खबर सामने आ रही है कि पार्टी जो है मंत्रिमंडल से कुछ चेहरों को हटा सकती है। अगर कुछ चेहरों को जो है पार्टी मंत्रिमंडल से हटा सकती है तो वो कौन कौन से चेहरे रहने वाले हैं? देखिए, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन साफ तौर पर ये बात जरूर सामने आ रही है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल है उनसे पार्टी थोड़ी सी नाराज है, क्योंकि अभी उन्होंने
जब वो अपने विदेश दौरे पर गए थे तो उन्होंने 74 ट्रांसफर किए थे, जिनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रोक दिया गया था। तो अब परफॉर्मेंस पर सवाल उठता है, क्योंकि धामी सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी थी कि जो भी सरकार में मंत्री बनेगा उसे अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय अपने दिल्ली दौरा पूरा किया, उसमें यह भी कयास लगाया जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विधायकों और मंत्रियों की वहां पर रिपोर्ट दी है, उसके अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी कि किसे हटाना है और किसे बनाना है। तो भी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ही चौंकाया है और इस बार फिर बीजेपी चौंका सकती है। बात तो बिल्कुल तय है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना है और 3 जो मंत्री हैं वो नए बनने हैं, क्योंकि धामी कैबिनेट में 3 मंत्रियों की जगह भी खाली है। तो इस बात पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन हटेगा। जी तारिक, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, तो इसके बाद कितना बड़ा बदलाव उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है, चाहे वो यूके 888 मामले को लेकर हो, चाहे मंत्रिमंडल से किसी को भी हटाने की बात हो, कितना बड़ा बदलाव इस दिल्ली दौरे के बाद देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली से लौटे थे तो उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की। उसके बाद वहां पर जो है पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूके 888 मामला हो, चाहे विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला है, इनमें जो भी गुनाहगार हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इस बात के बिल्कुल साफ तौर पर संकेत यही है कि जब पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे तो वहां पर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि वहां पर उन्होंने शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी, अमित शाह से भी मुलाकात की थी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यूके 888 मामले को लेकर और विधानसभा जो बैकडोर भर्ती मामला है उसको लेकर तो चर्चा हुई होगी। तो वहां से कुछ ना कुछ जरूर ऐसे संकेत मिले हैं जिससे पुष्कर सिंह धामी ने आते ही यूके 888 और बैकडोर विधानसभा भर्ती मामले पर बयान दिया है और बिल्कुल साफ कर दिया है कि इसमें कोई भी दोषी हो पाया नहीं जाएगा। मैं आपको कुछ बीजेपी नेताओं की बात भी बता दूं तो कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना था कि चाहे दोषी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी पद पर हो, बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर यह इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, चाहे घोटालेबाज कोई भी हो, चाहे विधानसभा भर्ती वाला मामला हो या फिर यूके 888 वाला मामला हो, बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी शुरू में ही साफ कर चुके हैं कि यहाँ पर घोटाला बिल्कुल नहीं चलेगा और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कई राज्यों में खरीफ की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई और उसके बाद खेत में बचे फसल के अवशेष पराली को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ज्यादातर किसान पराली को आग के हवाले कर निस्तारण करने की प्रक्रिया अपनाते हैं, लेकिन इससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित करता है। और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पराली मैनेजमेंट में लगा हुआ है और राज्यों को केंद्र सरकार पराली मैनेजमेंट के लिए 600 करोड़ रुपए दिए हैं। और अगर इसी कड़ी में अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने पराली को लेकर सरकार का पक्ष बताया है। उन्होंने बताया कि कई छोटे किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि पंजाब सरकार उनकी क्या मदद कर सकती है। इसी के साथ उन्होंने पराली को जलने से रोकने के लिए हाथ जोड़कर विनती की है, कृपया पराली ना जलाएं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, पंजाब कैबिनेट के एक मंत्री ने पराली को लेकर सरकार का पक्ष रखा है, तो क्या क्या बातें उनके द्वारा कही गई, एक बार से लेकर पूरी अपडेट। जी बिल्कुल सही द्वारा बात करें, पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल की तरफ से बकायदा अगर हम कहें कि पंजाब के किसानों से अपील की गई है कि इस बार पराली नहीं जलाए। पहले जहां पे पराली ना जलाने को लेकर इंसेंटिव दिया जा रहा है की बात की गई थी कि 2500 रुपए दिया जाएगा, पर इसमें खुद केंद्र सरकार क्या दिल्ली और क्या पंजाब सरकार भी असमर्थ नजर आई। तो बोला कि फिजिबल नहीं है, हम वो समर्थन नहीं दे सकेंगे। तो इसके बाद अब हम कह सकते हैं कि पराली को खत्म करने के लिए एक हैप्पी सीडर जो है बड़ी मशीन होती है उसको प्रोवाइड करने की बात की गई। इसी दौरान पंजाब सरकार की तरफ से कि हर एक ब्लॉक में 5 हैप्पी सीडर भेजे जाएंगे, क्योंकि ये कोई बड़े किसानों की हम बात कर ले जो उनके बड़े बड़े खेत हैं, जो खुद से अगर कि फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास खुद की बड़ी मशीनें हैं जिनके जरिए वो पराली नष्ट कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट बिजाई कर लेते हैं। पर छोटे किसानों के पास चारा नहीं होता, छोटे के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो बिना हैप्पी सीडर का इस्तेमाल किए पराली खत्म कर सके। तो इसलिए 5 मशीनें हर एक ब्लॉक में दी जा रही हैं पंजाब सरकार की तरफ से, जो छोटे किसान अपने जो खेत है उनको जिसमें जहां पहले पराली खत्म करने के लिए उसके सीधी बिजाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस चीज के जरिए, इन मशीनों का इस्तेमाल करके पंजाब बिना पराली जलाए भी पंजाब के किसान आगे की फसल बो सकते हैं और पराली से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये एक अपील की गई है, सीधे तौर पे उन्होंने पंजाब के सभी किसानों से अपील की है कि पंजाब सरकार अपनी तरफ से लेवल बेस्ट आपकी सहायता करने की कोशिश करेगी, अपनी तरफ से हर मुमकिन जो उनके पास फिजिबिलिटी है, जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज उन्होंने अब मशीन प्रोवाइड करके कर रहे हैं कि फ्री में हैप्पी सीडर प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक ब्लॉक में 5 मशीनें रखी है, अंदर हर एक किसान के समय रहते पहुंच सके, वो अपनी पराली से छुटकारा एक तरफ से पा सके और आगे की जो बिजाई करने के लिए वो भी रेडी हो सके। वहीं अमित, अगर बात कर ली जाए पराली को लेकर, किसानों का क्या पक्ष है? देखिए, पराली को लेकर किसानों ने एक सीधे तौर पे बात कह दी है कि बकायदा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आए थे कि पर क्विंटल 100 रुपए पराली के लिए देने की बात कही गई थी, पर सरकार वो देने में असमर्थ है। उसके बाद अब कह सकते हैं सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि 2500 रुपए एक हेल्प के तौर पे दिया जाएगा पराली ना जलाने को लेकर। उसको लेकर जब बात हुई तो अब हम कह सकते हैं कुछ दिन पहले सरकार भी उसका कदम पीछे खींच चुकी है। फाइनली अब आखिरी कदम आ जाता है ये कि जब हैप्पी सीडर दिया जा रहा है, हैप्पी सीडर के जरिए हम कह सकते हैं कि मदद मिलेगी, पर यहाँ पे किसानों का कहना है कि क्या हर किसी के पास समय रहते हैं हैप्पी सीडर पहुंच जाए? तो देखिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें बिजाई शुरू होनी थी, जिसके बाद अगर हम कहेंगे बिजाई होगी, उसके बाद फसल अगर हम कहेंगे बोई जाएगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि खेत रेडी, सब कुछ होने के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड में फसल खड़ी होती है। और अगर उस टाइम तक फसल नहीं खड़ी होती तो किसान को फिर इस बात का डर होता है कि क्या सरकार वो फसल उनसे लेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल आता है। क्योंकि जब सरकार ने एमएसपी अनाउंस करती है, सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि उसी के दौरान वो फसल एक्वायर करते हैं, और अगर वो टाइम पीरियड मिस हो जाता है तो किसान के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो फसल कहीं और बेचे, फिर उन्हें औने पौने दामों में फसल प्राइवेट प्लेयर्स को बेचनी पड़ती है। तो ये चिंता रहती है। तो किसान इसी डर से, अगर हम कहें कि अब सवाल यहाँ पे रहता है कि अगर उनके पास मशीन पहुंच जाती है तो बहुत अच्छा है, वो उसका स्वागत करते हैं, पर अगर मशीन नहीं पहुंचती है तो छोटे किसानों के और कोई ऑप्शन नहीं होगा पराली जलाने के अलावा। तो इस चीज को लेके वो बिल्कुल अपना किसानी, अगर हम बात करेंगे जो किसान नेता, उन्होंने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर सहायता मिलती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, अगर सहायता नहीं मिलती है और उसके बाद किसान पराली जलाने मजबूर है तो अगर उनके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, कोई पर्चा दर्ज होता है, तो उसका डट के विरोध करने के लिए किसान रेडी है। और अगर किसानों के ऊपर पर्चे हुए तो किसानों ने पहले ही अवगत कर दिया कि हम एक बड़ा धरना देंगे। हमें जिस तरीके से बात कही जा रही है कि हर ब्लॉक में 5-5 जो है जो मशीनें हैं वो दी जाएंगी, उसके बाद भी अगर मशीनें प्रोवाइड होने के बाद भी कोई किसान है पराली जलाते हुए अगर पकड़ा जाता है तो ऐसे में उस पर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बाकायदा एनजीटी का ऑर्डर है, अगर उनके नेशनल का ऑर्डर है कि उनके ऊपर अगर हम कहें कि पर्चा दर्ज होना 1 करोड़ का जुर्माना तक है। तो आप देखिए, 1 करोड़ का जुर्माना छोटे किसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं कि शायद वो 1 करोड़ अपनी लाइफ टाइम में नहीं कमाते, तो इतना बड़ा एक बहुत ही सिवियर जुर्माना लगा के रखा हुआ है। तो उन सब चीजों को देखते हुए किसान नेता बिल्कुल क्लियर कट कह चुके हैं कि क्योंकि सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी गई है, हैप्पी सीडर सफिशिएंट नहीं मानते वो, ये चीज उन्होंने भी कह दी कि अगर हमें क्योंकि पराली जलानी पड़ेगी, देखिए जिसको मिल रही है वो बहुत हेल्पफुल यूज करेंगे, उनको अगर ऑप्शन मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने चीज बहुत क्लियर कट कह दी है कि अगर हमें पराली जलानी पड़ी तो हम ये किसान नेताओं का बयान है, जगजीत दलवाल से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी किसान भाई को पेश नहीं करने देंगे, उन्होंने किसी भी किसान के ऊपर पर्चा नहीं दर्ज होने देंगे, क्योंकि जो 1,000 फाइन लगाया गया वो बहुत ज्यादा है और शायद छोटे किसान छोड़िए बड़े किसान भी वो फाइन नहीं भर सकेंगे। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू में महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर मिली छुट्टी को लेकर युवा राजपूत सभा द्वारा उत्सव मनाया जाएगा और वहीं भाजपा द्वारा भी महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता उनका जन्मदिवस मनाएंगे। आपको बता दें कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर लंबे अरसे से जम्मू के कई संगठन व युवा राजपूत सभा मांग करती रही और इसको लेकर मौजूदा एलजी सरकार ने मंजूर इसे कर दिया। और हालांकि इससे पहले भी जितनी सरकारें आईं उसके समक्ष महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर कई बार गुहार लगाई गई, प्रदर्शन किए गए, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। हालांकि पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के विषय में क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि इस एजेंडे में ही महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की घोषणा नहीं थी। जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता
रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की अगर बात कर ली जाए तो उस पर जो है छुट्टी दे दी गई है, तो इसे लेकर युवा राजपूत सभा जो है आज उत्सव मनाने की बात कह रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले 75 सालों से आजादी के बाद कहा जाए तो महाराजा हरि सिंह को आज जाकर सही मायने में सम्मान जो है वो मिला है, क्योंकि डोगरा शासक रहे, जो आप डोगरा शासक थे महाराजा हरि सिंह, उनकी की मांग बड़े लंबे अरसे से की जा रही थी और कहीं ना कहीं शिकार रहे हैं आखिरी डोगरा शासक जो हैं वो कश्मीर केंद्रित पॉलिटिक्स का, क्योंकि लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। और जैसे ही 307 हटी उसके बाद से जो बेड़ियां हैं, बेड़ियों से आजाद हुआ जम्मू कश्मीर और कई मायने में जहां देखा जाए तो प्रदेश में कई बदलाव जो हैं वो आए हैं, विकास की गति मिली है। जो वेस्ट पाकिस्तानी थे, डोगरा समाज थे, वाल्मीकि रिफ्यूजी थे, जो वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं वास्तविक पे हक मिला है। और उसी के साथ शेख अब्दुल्ला की जयंती जो है उसकी छुट्टी जो है वो रद्द कर दी थी यूटी सरकार ने, और साथ ही में विलय दिवस पर भी छुट्टी की घोषणा यूटी सरकार ने की थी। और आज उसी की खुशी जो है वो मनाई जा रही है। जिस प्रकार से महाराजा हरि सिंह को सम्मान दिया गया है, छुट्टी घोषित हुई है यूटी सरकार के द्वारा, तो आज बड़े उत्सव की तैयारी जो है वो की जा रही है। हाथी घोड़ों के साथ एक शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। वहीं बीजेपी भी इसको कहीं ना कहीं इस उत्सव में अपनी पूरी भागीदारी जो है वो दिखा रही है। बीती रात की अगर बात करें तो भाजपा के कई नेता जो हैं वो चाहे जुगल किशोर हों, जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद जो हैं जुगल किशोर शर्मा, और खुद प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जम्मू तवी पुल पर जो है महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, जहां पर युवा राजपूत सभा ने संघर्ष शुरू किया था, वहां पर जाकर ढोल नगाड़ों के साथ वो नाचे हैं, पटाखे चलाए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं डोगरों के लिए एक खुशी की बात जो है वो सामने आ रही है। जी रविंद्र भाई, अगर बात कर ली जाए इस पूरे मामले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का क्या कुछ कहना है? देखिए, पीडीपी महबूबा मुफ्ती अभी कुछ दिन पहले जम्मू में आई थी और उनसे पत्रकार जो है उनसे सवाल पूछा गया था पत्रकारों के द्वारा कि आप महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के बारे में क्या सोचती हैं, तो उन्होंने साफ कहा था कि उनके एजेंडे में ही नहीं था कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है उसको दिया जाए। तो ये दर्शाता है कि शुरू से ही जब से विलय हुआ है जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, उसके बाद से कहीं ना कहीं कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो है वो हावी रही हैं। और यही वजह है कि डोगरा शासक जो रहे हैं, हरि सिंह आखिरी डोगरा शासक थे, उनकी छुट्टी जो है वो नहीं मिल पाई थी। कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लोग संघर्ष करते रहे और आखिरकार जब यूटी 370 हटा, 35 से जब हटा और उसके बाद उनको इंसाफ मिलना शुरू हुआ। रविंद्र, वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को लेकर काफी समय से छुट्टी की मांग की जा रही थी, अब ये छुट्टी भी मिल गई है, तो इसी कड़ी में जम्मू में आज कहां पर उनके जन्मदिवस को जो है मनाया जा सकता है, किन किन स्थानों पर मनाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू में महाराजा हरि सिंह की 2 प्रतिमाएं जो हैं वो लगी हुई हैं, वहां पर भव्य कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। एक जम्मू तवी नदी जो है उसके पुल के पर जो है एक प्रतिमा लगी है, दूसरा महाराजा हरि सिंह पार्क है वहां पर प्रतिमा लगी है, तो वहां पर महाराजा हरि सिंह पार्क में भाजपा जो है वो अपना कार्यक्रम बनाएगी। और वहीं युवा राजपूत सभा जो है वो जम्मू का बनतलाब इलाका है, वहां से हाथी घोड़ों के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा जहां पर उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया था वहां पर आकर इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा और वहीं पर भव्य कार्यक्रम जो है वो आज किया जाएगा। वहीं आज कहा जाए तो जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने भी आज सभी सरकारी ऑफिस जितने भी हैं उस पर छुट्टी की घोषणा उन्होंने खुद की है और कहा है कि जितने भी सरकारी ऑफिस है या शिक्षण संस्थान है वो आज बंद रहेंगे, उन पर आज अवकाश जो है वो रहेगा। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी घोषित हुई है उसके बाद से पीओजे के जो इस समय
जिस जम्मू कश्मीर चलिए पर रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।